नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में कोरोना के जिस नए रूप को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, उसी कोरोना से पीड़ित मरीज अब भारत में भी मिलने शुरू हो चुके हैं। ब्रिटेन की सरकार ने ऑक्सफोर्ड की बनाई कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को दे दी है हरी झंडी। 4 जनवरी से ब्रिटेन में वैक्सीन की डोज देने का काम भी शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन से वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद इस बात की पूरी उम्मीद है कि भारत भी जल्द इसे हरी झंडी दे देगा। वैक्सीन लगभग तैयार है, पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रही है। इसी बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में नया विवाद शुरू हो चुका है। कुछ मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि कोरोना वैक्सीन इस्लामिक उसूलों के खिलाफ है। तो वैक्सीन पर अब यह धर्म संकट, रजा एकेडमी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं और यह पूछा गया है कि वैक्सीन में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, इस बात की जानकारी उनको दी जाए। तो यह धर्म संकट वैक्सीन को लेकर खड़ा हो गया है, क्योंकि आपको बता दें, दरअसल यह विवाद कुछ मुस्लिम संगठनों के तर्क की वजह से खड़ा हुआ है। उनका तर्क है कि कोरोना वैक्सीन इस्लामिक उसूलों के खिलाफ है। कोरोना वैक्सीन में इस्तेमाल चीजों पर उठ रहे विवादों के बीच रजा एकेडमी ने WHO को एक खत लिखा और कोरोना का टीका बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों की जानकारी मांगी। मुंबई के संस्थान ने दुनिया भर में तैयार कई कोरोना वैक्सीन में सुअर और गाय की चर्बी इस्तेमाल होने की खबरों के बाद ये मांग उठाई है। एकेडमी की तरफ से दलील दी गई कि ये लोगों का हक है, विश्व संस्था की ओर से इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। पत्र लिखा है WHO को रजा एकेडमी ने, क्या है वो पत्र, उसके बारे में कुछ बताएं। मैं मुफ्ती मंजर हसन अशरफी मिसबाही रजा एकेडमी। आज जो WHO को रजा एकेडमी की तरफ से ख़त लिखा गया है, उसमें हमने ये सवाल किया है, हमारी मांग है कि जितनी कंपनी, कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं कि जो कोरोना वैक्सीन बना रही हैं, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि जो वो बना रही हैं तो उनके अज्जाए तरकीबी क्या हैं, किस चीज़ से वो बना रही हैं, उसकी फ़हरिस्त हमें मिले, उसके बारे में हमें जानकारी दी जाए, ताकि उसके तहत जो है आगे हम मसला हल कर सकें। जो आप इख्तलाफ व इंतशार देख रहे हैं, उसके ऊपर कोई नतीजा जो है हासिल किया जा सके। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल, जो इस वक्त श्रीनिवासपुरी वैक्सीन सेंटर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका, अब ये नया विवाद क्या है, ये क्या है वैक्सीन को लेकर धर्म संकट? रजा एकेडमी ने तो खत लिख दिया WHO को, ये पूछते हुए कि किस तरीके की चीजों का इस्तेमाल इसमें हो रहा है। जी बिल्कुल, श्रीनिवासपुरी का जो वैक्सीनेशन सेंटर है, दिल्ली का पहला वैक्सीनेशन सेंटर है, उसके बाहर यहाँ पर हम मौजूद हैं और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनकी भी राय इस पूरे मुद्दे पर जानते हैं। कुछ जो मुस्लिम संगठन हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर अब WHO को भी खत लिख दिया है कि किन किन चीज़ों से बन रहा है, बताइए, कहीं सूअर की चर्बी का या गाय की चर्बी का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। किस तरीके से इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को देखते हैं? मैं राजपाल सिंह श्रीनिवासपुरी से निगम पार्षद हूँ। आज देश के अंदर एक खुशी की लहर आई है कि इस महामारी का अंत करने के लिए एक वैक्सीन डेवलप हुई है। वो देश के प्रधानमंत्री ने किन किन प्रयासों से इस जनता के लिए ये सुनहरा मौका जो है, ये अवसर प्रदान किया है। लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसे शरारती तत्व रहते हैं, कोई भी अच्छा काम होता है वो उसको किसी ना किसी रूप से प्रताड़ित करते हैं। इसमें ऐसे कुछ संगठन जो देश के अंदर विरोधी रहे हैं, जो बाहरी ताकतों के दलाल रहे हैं, वो लोगों की मानसिकता समाज को बांटने की है। ये समाज को नया जीवन देने का जो वैक्सीन, जो ये इंजेक्शन आया है, ये अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब व्यक्ति मरने लगता है, उसको जो खून चढ़ाया जाता है, उसके चेक करके कि किस ग्रुप का खून है, किसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उससे पूछा जाता है कि ये क्या खाता था, ये खून वाला जिसका खून इसको लगाया जा रहा है? ये ऐसे शरारती तत्व देश की एकता, अखंडता और देश की उन्नति में हमेशा रोड़ा बनते हैं। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से उन्हें ये खास हिदायत देना चाहता हूं कि समाज को बांटने का काम ना करें। आज समाज के ऊपर जो विपदा आ पड़ी है, इसको लड़ने के लिए पूरा हिंदुस्तान एकजुट है, हर समाज का, हर धर्म का। ये जिम्मेदारी है वैक्सीनेशन सेंटर को, ये पूरा देख रहे हैं, जिनकी राय अभी बाकी लोग जो है। आपको क्या लगता है ये कंट्रोवर्सी जो वैक्सीनेशन पर हो रही है, वैक्सीन पर हो रही है, क्या राय है आपकी? मेरी राय है कि बहुत गलत हो रही है और ये प्रधानमंत्री जी ने और हमारे तो क्षेत्र में क्या ये कहूँगा मैं, तो हिंदुस्तान में ही पहली बार सुनने के लिए मिला है कि
भाई राजपाल सिंह जी के अथक प्रयास से इस वैक्सीन आई है और सभी को निरोग रखेगी ये और सभी को सहायता आपकी करेगी। क्या राय है? जो कंट्रोवर्सी हो रही है उस पर मैं जानना चाहती हूँ। जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है। मानवता के बीच में जो कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है, दुनिया के अंदर देखिए कितनी परेशानी आ रही है। अमेरिका जैसा देश परेशान है और हिंदुस्तान के यहाँ पर जो सबसे पहले हम दवाई के लिए कर रहे हैं, तो ये कोई कंट्रोवर्सी इसमें नहीं होनी चाहिए। ऐसे जो लोग सबसे हैं, बड़ी जरूरत फिलहाल है, पूरा विश्व जो है कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। एक ही इलाज है, वैक्सीन ही इलाज है और ऐसे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, ये लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं। जी गायत्री। बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी बचेगी तो ना धर्म बचेगा। लौटेंगे प्रियंका आपके पास। हाल ही में मुंबई में इस्लामिक संगठनों की एक बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया सुन्नी जमीयते उलेमाए और रजा अकेडमी के लोग शामिल हुए। मुस्लिम संगठनों ने वैक्सीन को मुसलमानों के लिए हराम बता दिया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर रजा अकेडमी को कोरोना की बन रही वैक्सीन से समस्या क्या है। नहीं, देखिए, चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है उसके अंदर सूअर के अज्जा का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम लोगों ने कल उलमा की मीटिंग बुलाया और उसके अंदर उलमा ने यहाँ शहर बम्बई के काजी मुफ्ती महमूद अख्तर साहब ने बताया कि सूअर जो है वो नजसुल ऐन है। उसका एक एक बाल, चाहे उसका चमड़ा हो, गोश्त हो, चर्बी हो, हड्डी हो, एक एक बाल जो है उसका नजिस है। अगर उसका एक बाल भी कुएं में चला जाएगा तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। चाइना के वैक्सीन, बाकी और वैक्सीन जिसके अंदर ये अज्जा शामिल नहीं है तो उसके लिए कोई ममानियत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं कि सभी मुस्लिम संगठन कोरोना वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि धार्मिक नियम कायदे जिंदगी बचाने के आड़े नहीं आने चाहिए। सुन्नी धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी ने कोरोना वैक्सीन पर विवादों को गलत बताते हुए कहा कि इससे लोगों में भ्रम पैदा होता है और ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। देखिए, रजा अकेडमी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी संस्था है और उसने हिंदुस्तान के अपलिफ्टमेंट के लिए और हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरक्की के लिए बहुत से काम किए हैं। लेकिन कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में जिस तरीके की बातें की जा रही हैं और जिस तरीके की गुफ्तगू की जा रही है, मैं उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, इसलिए कि कोरोना वैक्सीन को पब्लिक इशू बनाना ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं है। इस्लाम मज़हब में इंसान की जान की बहुत अहमियत है। इस कोरोना वबा से निपटने के लिए आप हजरात वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और किसी भी जिस तरीके की लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, गुमराही और इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं, तो इसके ऊपर कतई ध्यान न दें और आप WHO की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल करें। प्रियंका, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, मुंबई में कुछ इस्लामिक संगठनों की बैठक हुई है जो ये साफ करती है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को बेहद गंभीरता के साथ लिया जा रहा है और रजा अकेडमी ने तो बाकायदा WHO को खत भी लिखा। लेकिन इस सबके बीच जो कुछ धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, वो खुद ये कहते हुए नजर आए कि ये जो विवाद है वो नहीं होना चाहिए, इससे भ्रम की स्थिति पैदा होगी। जी बिल्कुल, जो लोग भी यहाँ पर हैं उनसे भी इस बारे में भी राय लेते हैं कि किस तरीके से, अभी जैसे कि हम जिस कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं, तो कुछ संगठनों ने तो लेटर लिख दिया है, लेकिन कुछ संगठन जो है मुस्लिम संगठन वो समझा भी रहे हैं कि ये इसका कुछ इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। किस तरीके से इस कंट्रोवर्सी को देखते हैं, क्या आपकी राय है? ये देश में क्या हर जात धर्म में कोई ना कोई ऐसे, मैं सबको किसी विशेष धर्म के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये वैक्सीन एक महामारी जो पिछले 1 सालों से देश जिसका दर्द झेल रहा है, उसके लिए जैसे हमारे वार्ड में आया, हमारे यहाँ भी कुछ संगठनों ने ऐसा बोला कि हम ये इंजेक्शन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि इसमें कुछ, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस तरह की कोई राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। ये पूरे देश के लिए, पूरे इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमें बड़ी खुशी है कि श्रीनिवासपुरी वार्ड में दिल्ली MCD के अंतर्गत आने वाले किसी निकाय में यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर खुला है। आपसे राजपाल जी दोबारा ये जानना चाहेंगे कि कुछ मुस्लिम संगठन हैं जो लगातार इस बात का विरोध भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों में, वैक्सीन जैसी चीज़ों में धर्म को या ऐसी चीज़ों को नहीं लेकर आना चाहिए। क्या राय आप रखते हैं? समाज में कोई सारे लोग बुरे नहीं होते। जो देशभक्त मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो देश की एकता, अखंडता, उसकी प्रगति में अपना खून पसीना लगाया हुआ है, जिन्हें मालूम है ये देश हमारा है, हिंदुस्तान के हम वासी हैं। ठीक है प्रियंका, तो इनसे ये भी समझेंगे कि जो विरोध कर रहे हैं तो क्या वो देश विरोधी हैं? प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको बता दें, कोरोना वायरस को मात देने के लिए दुनिया ने वैक्सीन से उम्मीद लगा रखी है, लेकिन वैक्सीन पर भारत में कोई ना कोई विवाद सामने आ रहा है। एक तरफ तो रजा अकेडमी ने वैक्सीन में सूअर की चर्बी का मुद्दा उठाया, तो वहीं एक हिंदू संगठन वैक्सीन में गाय के खून होने का शक जताते हुए आपत्ति जताते नजर आए।
सवाल ये कि जिस वैक्सीन से लाखों करोड़ों लोगों की जान बचनी है, उस पर यह धर्म संकट क्यों? कोरोना वैक्सीन पर नया विवाद। स्वामी चक्रपाणी ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। स्वामी चक्रपाणी ने कंपनियों से मांगी सफाई। वैक्सीन में गाय के खून के इस्तेमाल का जताया शक। दुनिया को हिलाकर रख देने वाले कोरोना वायरस को मात देने के लिए जिन वैक्सीन का इंतजार दुनिया कर रही है, बात बात पर विवाद ढूंढने वालों ने अब उसे भी नहीं छोड़ा। कोरोना वैक्सीन पर नया विवाद खड़ा करने वाले इस चेहरे का नाम है स्वामी चक्रपाणी, अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष। चक्रपाणी को शक है कि वैक्सीन में गाय के खून का इस्तेमाल किया गया है। उन्हें खुद ही इस शक का आधार पता नहीं है। देखिए, अभी जिस प्रकार से मुझे सुनने में आया है और खबरें आ रही हैं कि जो अमेरिका में वैक्सीन कोरोना के बन रहे हैं और दवा बन रहे हैं, उसमें गाय के खून की प्रयोग किए गए और गाय के खून का इस्तेमाल किया गया, कुछ चर्बी के भी आ रहा है। यानी अभी चक्रपाणी सुनी सुनाई बातों पर ही एक विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही स्वामी चक्रपाणी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन भेज दिया है। इस ज्ञापन के जरिए चक्रपाणी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से ये बताने की मांग की है कि कोरोना को हराने वाला टीका बनाने में उन्होंने किन चीजों का इस्तेमाल किया। सवाल इस बात का है कि देखिए, हमारा ये फंडामेंटल राइट है, हमारा संवैधानिक राइट है। संविधान के अनुच्छेद 25 कह रहा है कि कोई भी किसी भी तरीके किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं की जाएगी। तो मैं उसी के निमित्त हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र भेजा है कि कोई भी कोरोना के दवा या वैक्सीन अगर जो आता है भारत में, तो कृपया उसका स्पष्टीकरण सरकार भी करे और कंपनियाँ भी करें कि आखिर उसमें उसके बनाए जाने वाले पदार्थ उसमें क्या क्या इस्तेमाल किए गए हैं और कैसे बने हैं। कहीं चक्रपाणी अपनी दलील में धार्मिक भावनाओं और मौलिक अधिकार की दुहाई दे रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि जो मांसाहारी नहीं है, क्या वो भी किसी तरह के जानवर की चर्बी और खून को लेकर वैक्सीन के बहिष्कार की बात शुरू कर दें? चक्रपाणी और उन जैसे लोगों की आपत्ति को क्या इंसान को बचाने की वैज्ञानिक मुहिम से ऊपर रखा जाना चाहिए? क्या दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत के बाद जीवन देने वाली वैक्सीन बनाने की कोशिश ही बंद कर देनी चाहिए? स्वामी चक्रपाणी अपनी दलील के पक्ष में धर्म के बाद इतिहास की भी दुहाई देते नजर आए और इसे सनातन धर्म के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश से जोड़ दिया। जैसे 1857 में आपको पता होगा कि मंगल पांडे ने वो गाय की चर्बी चूँकि लगाया जाता था कारतूस में, उसको दांत से तोड़ा जाता था, तो उन्होंने अपनी जान दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी शहीद हो गए देश के लिए, लेकिन धर्म से समझौता नहीं किया। और अंग्रेजों की तो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश शुरू से चली जा रही है कि कैसे हिंदू सनातन धर्मियों को प्रभावित किया जाए, उनके धर्म नष्ट भट किया। तो कहीं एक शंका है मेरी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई चाल हो। देश ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने का इंतजार कर रही है, लेकिन उम्मीदों से भरी वैक्सीन की धमक तेज होते ही अलग तरह की बहस छिड़ गई है। वैक्सीन धर्म के हिसाब से ठीक है या नहीं? इस बहस की शुरुआत इस्लामिक कट्टरपंथियों ने की। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी की बात कहकर विवाद को हवा दी। इस विवाद की शुरुआत वैक्सीन और पोर्क जिलेटिन को लेकर इंडोनेशिया के मुस्लिम समुदाय के बीच ये बात तेजी से फैली कि वैक्सीन में सुअर का मांस इस्तेमाल हुआ है और ये हराम है। धीरे धीरे दुनिया की बड़ी मुस्लिम आबादी के बीच इस पर चर्चा शुरू हो गई, जिसके बाद धर्म गुरुओं को आगे आकर बयान जारी करने पड़े। इस्लामिक धर्म गुरुओं के बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि सुअर के मांस का इस्तेमाल कर बनाए गए टीके इस्लामिक कानून के तहत जायज हैं या नहीं। इंडोनेशिया से शुरू हुई बहस भारत भी पहुंची और भारत में भी कुछ गुटों ने मजहब की आड़ में वैक्सीन पर विवाद शुरू कर दिया। मुंबई की रजा अकादमी के मौलाना सईद नूरी ने फतवा जारी कर दिया है। मौलाना सईद नूरी ने कहा
कि पहले वे चेक करेंगे कि वैक्सीन हलाल है या नहीं। उनकी मंजूरी के बाद ही मुसलमान इस दवा को लगवाने के लिए आगे आए। नूरी के फतवे के बाद तो उलेमा और मौलानाओं के बयानों की होड़ ही लग गई। अगर कोई तहकीकी रिपोर्ट आती है और डॉक्टर्स या तहकीकाती इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर्स इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसमें खंजीर की चर्बी मिलाई गई है या किसी भी तरीके से नाजायज़ चीज़ की आमेजिश है, तो ये ज़रूर नाजायज़ करार दी जाएगी और इसका इस्तेमाल जो है वो नाजायज़ होगा। हालांकि इस्लाम के सभी जानकार इस तरह के नजरिए से सहमत नहीं। जमीयत उलेमा हिंद ने ऐसी चर्चाओं को अफवाह बताया और वैक्सीन को वक्त की जरूरत। और भरपूर जो जंग लड़ी गई है साथ में मिलजुल करके लड़ी गई है। हर तरह का हम लोगों को कोऑपरेट दिया। मसाजिद बंद करने की बात आई तो 4-6 महीने तक मस्जिदें बंद रही, 6-7 महीने तक के। ठीक है, जितने मसले जो गाइडलाइन की थी उसकी पाबंदी हम लोगों ने की, सबने करवाई है लग करके। अब रहा ये कि वैक्सीन का जहाँ तक ताल्लुक है तो वही गवर्नमेंट ये वैक्सीन पिला रही है, तो ऐसा क्यों करेगी गवर्नमेंट? यार गवर्नमेंट को वो वैक्सीन सभी के लिए इस्तेमाल होना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब जायज़ और नाजायज़ सब दुनिया भर की बातें जो अफवाहें फैलाते हैं ये सब गलत है, बेबुनियाद है। ऐसे विवाद शुरू हुआ तो इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। हालांकि ज्यादातर सियासतदान की सोच है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की गलतफहमी में न रहे और देश किसी भी तरह से कोरोना को मात दे, ताकि बीमारी की वजह से किसी की जान न जाए। सुअर की चर्बी से है तो गाय की चर्बी से है, ये भ्रम फैला करके शायद महामारी को रोकने में मदद करने के बजाय महामारी को फैलने वाली भाषा होगी। जो कोरोना वैक्सीन के बारे में तरह तरह की जो बातें की जा रही हैं, कोई कहते हैं कि गाय के खून से बने हैं, कोई सुअर के उससे बने हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से दुनिया भर के जो साइंसदान हैं उन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया है और वैक्सीन को बनाया है। कोरोना की वजह से दुनिया भर में 17 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारत में इस वायरस ने करीब 1,47,000 लोगों की जान ले ली है। पूरी दुनिया की रफ्तार को रोक देने वाले इस वायरस पर बेवजह विवाद से इंसानियत को ही धक्का पहुंचेगा। साल 2020 का आज आखिरी दिन है। ये पूरा साल कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया। दुनिया के कई देशों और भारत के अलग अलग राज्यों में कई सारी पाबंदियों के बीच नए साल का स्वागत करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को नए साल के जश्न के लिए होने वाले आयोजनों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। ऐसे में दिल्ली में 2 दिन का नाइट कर्फ्यू रहेगा। मुंबई में भी नए साल के जश्न पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। मध्य प्रदेश के शहरों में भी सख्ती बढ़ती जा रही है। ग्वालियर में नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा गोवा और दूसरे राज्यों में भी नए साल पर सख्ती बढ़ती जा रही है। कोरोना का कहर अभी भी जारी है, जिसके बाद पूरी दुनिया में लोग इस बार नए साल 2021 का स्वागत उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जैसा पहले किया करते थे। कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली में नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली में आज और 1 जनवरी की रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। डीडीएमए ने कोरोना को देखते हुए नए साल के जश्न को लेकर होने वाली भीड़ की वजह से निर्देश जारी किए हैं। सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। दिल्ली में नए साल पर सख्ती बढ़ती जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। पुलिस ने लोगों से नए साल पर सावधानी बरतने की अपील की है और मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अहम बताया है। पुलिस ने पीएम मोदी की उस अपील को भी याद दिलवाया जिसमें उन्होंने कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी बताया था। जो नए साल में है, जो गाइडलाइंस है डीडीएमए का, होटल गेस्ट हाउसेस हैं हाफ कैपेसिटी पे काम करें तो उसी प्रकार से होना चाहिए। सामाजिक दूरी बनाए रखें और जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो की करें।
इसके अलावा जिस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो ड्रंकन ड्राइविंग नहीं होना चाहिए, काफ़ी मात्रा में चेकिंग वगैरह होएगा। दिल्ली के साथ ही मुंबई में भी नए साल पर सख्ती बरती जा रही है। मुंबई में नए साल के जश्न पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अगर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। मुंबई में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। हर साल बड़े पैमाने पे लोग एकत्रित जमा होके न्यू ईयर को, नया साल को स्वागत करते हैं। इस बार लेकिन आप जानते हैं कोविड की परिस्थिति है और जिसके वजह से कहीं रेस्ट्रिक्शंस है। शासन ने भी कुछ गाइडलाइंस निकाली है। हमारी तरफ से हमने 144 ऑर्डर भी निकाला है, जिसमें 5 और अधिक लोग कहीं भी जमना परमिटेड नहीं है। ब्रिटेन की सरकार ने ऑक्सफोर्ड की बनाई कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को दे दी है हरी झंडी। 4 जनवरी से ब्रिटेन में वैक्सीन की डोज देने का काम शुरू हो जाएगा। इस वैक्सीन पर मोहर लगना भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस वैक्सीन का उत्पादन भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। ब्रिटेन से वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद इस बात की पूरी उम्मीद है कि भारत भी जल्द इसे हरी झंडी दे देगा। कोरोना में बीत गया 2020। 2021 में होगा कोरोना का खात्मा। क्योंकि मिल चुकी है कोरोना की संजीवनी। वैक्सीनेशन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की भी तैयारी रहेगी। कोरोना की वैक्सीन को मिल गई मंजूरी। बहुत बड़ी बात है कि ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसको अप्रूवल दे दिया यूके ने। कोरोना वायरस को हराने वाली जिस संजीवनी का दुनिया को पूरे 2020 में बेसब्री से इंतजार था, वो साल के खत्म होते होते पूरा हो ही गया। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की तैयार की गई कोरोना की वैक्सीन को ब्रिटिश सरकार ने इस्तेमाल के लिए हरी झंडी दे दी है। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने 10 करोड़ डोज के लिए मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि साल 2021 कोरोना के खात्मे का साल बन जाएगा। This is a really significant moment in the fight against this pandemic because the vaccine is the way out, and the approval of the Oxford AstraZeneca vaccine it brings forward the date at which we're going to bring this pandemic to an end. And so it's good news for everybody watching and the whole country. This is a real British success story. ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल पर ब्रिटिश सरकार की मुहर के बाद पूरी दुनिया में अब ये उम्मीद बढ़ गई है कि नया साल कोरोना के खात्मे का साल होगा। खासकर भारत के लिए ये बेहद उम्मीद भरी खबर है। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी ब्रिटिश सरकार ने दे दी है। सोमवार यानी कि 4 जनवरी से ब्रिटेन में इस वैक्सीन को लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस वैक्सीन को जिस कंपनी ने तैयार किया है उसका करार भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ भी है और इसी करार के तहत SII बड़े पैमाने पर इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में कर रही है। तो कह सकते हैं कि ब्रिटेन के बाद सबसे पहले ये वैक्सीन भारत को मिलने की उम्मीद है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को ब्रिटिश सरकार की मान्यता मिलने के बाद अब माना जा रहा है कि जल्द ही भारत में भी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी जा सकती है, जिसके लिए भारत सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम आपको बताते हैं कि भारत में इस वैक्सीन पर मुहर लगाए जाने की क्या प्रक्रिया है। इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी देने का आवेदन किया। इस आवेदन में वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी मांगी गई। SII के आवेदन पर एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई। एक्सपर्ट कमेटी ने इस मामले पर अपना मंथन पूरा कर लिया है। अब एक्सपर्ट कमेटी DCGI को
रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट पर DCGI मुहर लगाकर सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार वैक्सीन के इस्तेमाल करने को लेकर कोई ऐलान करेगी। वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी SII ने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो सरकार से अनुमति मिलने के बाद सबसे पहले भारत में ही इस वैक्सीन का वितरण शुरू करेगी। इसके बाद ही दूसरे देशों को भेजा जाएगा। We are not very anxious to start supplying immediately because India comes first, and then the private market of India comes along with that, or second, or simultaneously, depending on what permissions government releases us this or next week. And then only we will look at the other countries. ऑक्सफर्ड और एस्ट्रोजेनेका की वैक्सीन को लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उम्मीद की एक नई किरण जागी है, क्योंकि ये वैक्सीन अमेरिका में इस्तेमाल हो रही फाइजर की वैक्सीन के मुकाबले कहीं बेहतर है। ऑक्सफर्ड की वैक्सीन को 0 से 8 डिग्री तक के तापमान पर रखा जा सकता है, यानी घर के रेफ्रिजरेटर में भी ये वैक्सीन रख सकते हैं। लेकिन फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री के तापमान की जरूरत होती है। इसके लिए कोल्ड चेन बनानी होगी। ऑक्सफर्ड की वैक्सीन की कीमत फिलहाल तय नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि ये बेहद सस्ती होगी, जबकि फाइजर की वैक्सीन की एक डोज की कीमत करीब 3000 रुपए मानी जा रही है। ऑक्सफर्ड की वैक्सीन को ब्रिटिश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद भारत में भी स्वास्थ्य कर्मी काफी खुश हैं। उनका भी मानना है कि भारत जैसे देश के लिए ऑक्सफर्ड की बनाई वैक्सीन बेहद कारगर साबित होगी और इसे देश के कोने कोने में पहुंचाना काफी आसान होगा, क्योंकि इसके लिए किसी भी तरह की कोल्ड चेन की जरूरत नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है कि ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसको अप्रूवल दे दिया यूके ने। यूके के मिलियंस ऑफ लोगों के लिए बड़ी रिलीफ की बात है। देखिए, फाइजर के मुकाबले में अगर बात की जाए या और दूसरी वैक्सीन के, ये वैक्सीन बहुत अच्छी है। इसके 4 चीजें वैक्सीन में हम देखते हैं। सबसे पहले एफिकेसी, इसकी एफिकेसी बड़ी अच्छी है। दूसरा साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स में भी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इवन आफ्टर सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन कोई सीवियर साइड इफेक्ट नहीं आया। तीसरी चीज उसकी कॉस्ट, क्योंकि ये इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड होगी, इसकी कॉस्ट भी जो है वो कम रहेगी। और चौथी चीज है टेम्परेचर कंपेटेबिलिटी। ये टेम्परेचर जो है 2 से 8 डिग्री के ऊपर 6 महीने तक कंपेटेबल रहेगी। तो ये सारी चीजें लेते हुए हमारे देश के लिए बहुत अच्छी है। एक तरफ ऑक्सफर्ड की वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर भारत सरकार ने मंजूरी की प्रक्रिया तेज कर दी है, तो दूसरी ओर मंजूरी मिलते ही देश भर में इसे पहुंचाने और लोगों को वैक्सीन दिए जाने की तैयारी भी तेज हो गई है। देश भर में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ऐसे कई वैक्सीनेशन सेंटर बनकर तैयार हो गए हैं। ऐसे ही एक सेंटर का जायजा न्यूज 18 की टीम ने लिया। जैसे ही आप यहाँ एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगाई गई है, जिसमें बताया गया है कि आपको यहाँ आने के लिए एक फ़ोटो आईडी की ज़रूरत है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है। और उसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि हाथों को सैनिटाइज करने के लिए यहाँ पर जो मशीन है वो लगाई गई है, जहाँ से आप अपने हाथ सैनिटाइज करके अंदर की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर एक काउंटर नंबर 1 है, जहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो किया जाएगा। जो भी लोग यहाँ पर आएंगे, प्री रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस यहाँ पर होगी, जिनका नाम लिस्ट में है। दूसरे काउंटर में यहाँ से आप आएंगे, पोर्टल में जो नामों की इंफॉर्मेशन है, जो डिटेल्स है, उनको यहाँ पर मैच किया जाएगा। और ये इम्यूनाइजेशन जहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप देखिए शुरुआती तैयारियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ से जब पूरी ये चेकिंग हो जाएगी, उसके बाद इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन है उसके लिए अंदर यहाँ चलना होगा। ये एक ऑब्जर्वेशन एरिया बनाया गया है। यहाँ आप देखिए ये रूम पूरा तैयार किया गया है। इंजेक्शन जो वैक्सीन है उसको लगने के बाद इस जगह पर उनको रोका जाएगा आधे घंटे के लिए कि किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दिख रहा है। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस की वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और कुछ देशों में जल्द शुरू होने की उम्मीद है। भारत में SII के अलावा भी कुछ कंपनियों की वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक दोनों की कोरोना वैक्सीन लगभग तैयार हो चुकी है। दोनों संस्थानों ने इसके इस्तेमाल के लिए भारत सरकार से इजाज़त मांगी है। अगर इन दोनों संस्थानों के वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए हरी झंडी मिल जाती है तो भारत में एक साथ 2 तरह की वैक्सीन उपलब्ध होगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण करना संभव होगा। कोरोना का कहर शुरू होते ही दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसकी वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया था। आमतौर पर माना जाता है कि वैक्सीन बनाने में 5 से 10 साल तक लग जाते हैं, लेकिन कोरोना ने जिस तरह से कोहराम मचाया उसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने रात दिन एक करके करीब 1 साल से भी कम समय में वैक्सीन तैयार कर दी। इसलिए अब इस बात की पूरी उम्मीद है कि अगर साल 2020 कोरोना के कहर के नाम रहा तो साल 2021
कोरोना के खात्मे का साल जरूर होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर जो पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने के मामले में मिल रही है। बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में मंदिर पर हमले मामले में अब भारत इस पूरे मसले को उठाएगा। भारत की तरफ से इस मामले को पाकिस्तान के सामने उठाया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा की यह घटना है जहां पर मंदिर को बनाया गया निशाना, कट्टरपंथियों की तरफ से मंदिर जला दिया गया और इस सब के बीच भारत ने इस पूरे मामले पर गंभीरता जाहिर की और चिंता जाहिर की है। भारत की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाएगा, तो भारत उठा सकता है ये मुद्दा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई और इस पूरे मामले को भारत ने अब पाकिस्तान के सामने उठाने का फैसला किया है। पाकिस्तान में मंदिर पर हमला मामले में बहुत बड़ी खबर, भारत उठा सकता है ये मसला। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भीड़ की तरफ से, कट्टरपंथियों की तरफ से मंदिर को निशाना बनाया गया, जला दिया गया। और इस सब के बीच सबसे बड़ी बात तो ये है कि लगातार जो मंदिर हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। पिछले महीने भी सिंध में एक मंदिर को निशाना बनाया गया था, कट्टरपंथियों की तरफ से तोड़फोड़ की गई थी और अब एक बार फिर मंदिर को निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह घटना हुई है और अब इस पूरे मामले को उठा सकता है भारत। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, कब तक और किस तरीके से इस पूरे मामले को भारत उठाने पर विचार कर रहा है? गायत्री, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जब जब ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर अल्पसंख्यकों पर हिंसा हुई है पाकिस्तान में, तब तब भारत ने पाकिस्तान से विरोध दर्ज कराया है और ये मुद्दे उठाए हैं। इस मामले में भी हमारी जब बात हो रही थी अपने सूत्रों से, तो उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर भी भारत विरोध दर्ज करा सकता है और हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान के दिल्ली में है उनको तलब भी किया जा सकता है। हालांकि अभी इसी कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस तरह की जो हरकतें पाकिस्तान में होती है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होना चाहिए। आपको बता दें, अगर इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो 100 साल पुराना मंदिर है और 1997 में एक बार इससे पहले भी हमला हो चुका है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की, उन्होंने इसको रिस्टोर करने की बात की थी और 2015 में एक बार फिर इसको रिस्टोर किया गया था और 5 ही साल बाद एक बार फिर इस मंदिर पर हमला हुआ है। और अहम बात यह है कि उस इलाके में कोई भी हिंदू समुदाय का व्यक्ति नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की जो हरकत है वो अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। इसी सिलसिले में भारत फिलहाल इस मुद्दे को पाकिस्तान से उठाया सकता है, इसलिए तलब भी किया जा सकता है पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को। शैलेंद्र, हालांकि इस तरह की घटनाएं लगातार पाकिस्तान में सामने आती रही हैं, ऐसे में कार्रवाई की उम्मीद करना तो बेमानी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वहां के प्रशासन की तरफ से कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई एक्शन की बात कही गई है? देखिए, इस पूरे मामले में फिलहाल एक एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन किसी के खिलाफ भी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारे जो सूत्र फिलहाल पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि फिलहाल सिर्फ एफआईआर हुई है, लेकिन वहां पर करीब 1000 लोग उस वक्त मौजूद थे जब मंदिर पर हमला किया गया और जो वहां पर जो स्थानीय मौलवी है वो उनको लीड कर रहा था। लेकिन फिलहाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जमीन पर होती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं पाकिस्तान के जो हिंदू काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो आज कराची में सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही उस मंदिर को रिस्टोर किया गया था, जिसके बाद एक बार फिर इस पर हमला हुआ है। बिल्कुल शैलेंद्र, लौटेंगे आपके पास। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में इस घटना को अंजाम दिया गया। स्थानीय मौलवी इसमें इन्वॉल्व था और सबसे बड़ी बात यह कि शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि एफआईआर जरूर दर्ज की गई, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी कट्टरपंथियों की नहीं हुई है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रैली के बाद मंदिर में आग लगाने की घटना सामने आई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अकाली दल के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा साहब। सिरसा साहब, एक बार फिर इस चुनावी रैली निकली, मंदिर रास्ते में आया, उसमें तोड़फोड़ हुई बड़े पैमाने पर और आग लगाने की घटना सामने आ रही है। नहीं, देखिए, हम ऐसी किसी भी घटना की पहले तो कड़े शब्दों में पुरजोर निंदा करते हैं। धर्म जो है वो सबको एकजुट करने का काम करता है, धर्म तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थान हो, वो परमात्मा का घर है और परमात्मा के घर के ऊपर अगर कोई हमला करता है, मुझे लगता है कि वो अपने बाप दादा के ऊपर हमला करता है, क्योंकि ये हमारे पुरखों ने हमें ये मर्यादा सिखाई है, हमारे गुरुओं ने हमें ये मर्यादा सिखाई है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैंने बहुत बार पहले भी ये देखा है, अनेक वाक़ये, कोई एक नहीं है, लेकिन हम बार बार सरकार से आग्रह करते रहे हैं, लेकिन सरकार ने कभी भी इसको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन ऐसा बार बार क्यों होता है, ये तो सरकार को देखना चाहिए। आखिर वहाँ पे अक़लियतों में लोग मिनॉरिटीज़ में रहते हैं, बहुत कम लोग वहाँ पे रह गए हैं, बाकी लोग तो माइग्रेट ही कर गए हैं। ऐसे लोगों को संभालना उल्टा सरकार का ज़्यादा फर्ज बनता है, लेकिन वो सरकार अपना दायित्व नहीं निभा पा रही। शैलेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आते हुए सबसे बड़ी बात तो है कि देखिए, अभी विक्रांत भी बात कर रहे थे, यानी एक रैली निकाली गई बाकायदा
और उसके बाद मंदिर को टारगेट किया गया। हिंदू परिवार भले ही ना यहाँ रहते हो, लेकिन कट्टरपंथियों की तरफ से एक बार फिर से हिंदुओं को, वहां के जो अल्पसंख्यक है उनको कड़ा संदेश देने की कोशिश हुई है कि हम इस तरह की घटना उनके खिलाफ करेंगे और हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा। नहीं तो रैली भी हुई, अगर रोकना होता वहां के प्रशासन की तरफ से तो रोक लिया गया होता। देखिए, वहां पर जो ये पूरी घटनाक्रम हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि वहां पर मंदिर के एक्सपेंशन को लेकर इजाजत मिल गई थी, लेकिन इसका विरोध वहां पर जो स्थानीय जो बहुसंख्यक समुदाय है वो उसको अपोज कर रहे थे। हालांकि इसके बाद पुलिस से परमिशन ली गई कि वहां पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन ये प्रदर्शन जो है जिसको शांतिपूर्ण कहा जा रहा था, ये एक उग्र भीड़ में वो तब्दील हो गई, जिसके बाद वहां पर पहले मंदिर में आग लगाई गई और ये भी कहा जा रहा है कि मंदिर के साथ में एकलौता हिंदू का घर था उसको भी तोड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं टेलीविजन स्क्रीन पे, जिसपे दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक मंदिर को, जो कि 100 साल पुराना 1920 से पुराना बना ये मंदिर है, जिसको टारगेट किया गया पहली बार नहीं दूसरी बार। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 1997 में भी एक बार इसी मंदिर पर हमला हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की कहा था कि इसको रिस्टोर किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इमरान खान के नए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का हाल पिछले दिनों हमने देखा है कि वहां पर जबरन धर्म परिवर्तन भी किया जाता है, हिंदू या सिख समुदाय के बिल्कुल, यानी लोगों पर शैलेंद्र आप हमले बता भी रहे किए हैं जाते कि हैं। अंदाजा पहले से था प्रशासन को, लेकिन जानबूझकर कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि पहले से ही लगातार विरोध हो रहा था मंदिर के एक्सटेंशन का। बावजूद इसके भीड़ को इस तरीके से इस घटना को अंजाम देने की इजाजत दे दी गई और प्रशासन ने कुछ नहीं किया। शैलेंद्र, लौट रहे हैं आपके पास। पाकिस्तान में एक बार फिर से मंदिर को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार के बीच खैबर पख्तूनवा में एक मंदिर में कुछ लोगों ने आग लगा दी। बताया गया कि इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर जमीयत उलेमाए इस्लाम की एक रैली हुई थी, जिसमें काफी भड़काऊ भाषण भी दिए गए। इन भाषणों से गुस्साई भीड़ ने पास में ही मौजूद इस मंदिर पर हमला बोल दिया गया। इस सब के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, आइए सुनवाते हैं आपको। पाकिस्तान में एक बार फिर मंदिर तोड़ने का वाकया सामने आया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन साहब हैं। शहनवाज जी, क्या कहेंगे आप? एक बार फिर मंदिर तोड़ने की बात सामने आई है और विजुअल्स भी आ रहे हैं पाकिस्तान से, खैबर पख्तूनवा से, क्या कहेंगे आप? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह एक मंदिर को तोड़ा गया, जला दिया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, मजम्मत करती है, और वो तालिबान खान जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे कहती है कि आप ये नकली चेहरा जो आप दिखाते हो, असली चेहरा पाकिस्तान का बेनकाब हो गया है, कि वहाँ मजहबी आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि भारत में हर मज़हब के लोगों को बराबर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वहाँ हिंदू भाइयों के साथ ऐसे ही सिख भाइयों के साथ इतना जुल्म ज़्यादती हो रहा, और उसके बाद उनके धार्मिक स्थल को तोड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है। उनको आवाज़ उठाने का हक नहीं है। पाकिस्तान को पूरे दुनिया में बेनकाब करेंगे, और जिस तरह की हरकत की है उसके लिए इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए और वो मंदिर को फिर से वहाँ बनाना चाहिए। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है, और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अशोर्ड ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।